हेलो 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 पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कोई बढ़िया होंगे। एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग प्रैक्टिस कोर्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। जैसा आप लोगों को पता है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रैक्टिस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस निपटा रहे हैं। ठीक है, मैं कोर्स का स्ट्रक्चर एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रैक्टिस कोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के नहीं उठाए, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन उठाए। इससे क्या होगा ना, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आप मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? तो आई एम ट्राइंग टू डेवलप योर थॉट प्रोसेस कि क्वेश्चन को देख के आखिर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ तक पहुंचना है, पहले वो आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत आसान आसान से और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स उठा रखे हैं। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज शिवम रंजन। ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। ठीक है, दिस इज द टेलीग्राम चैनल विच यू कैन ज्वाइन फॉर पीडीएफ्स। ज्वाइन फॉर पीडीएफ्स, क्योंकि मैं सारे पीडीएफ यहीं शेयर कर रहा हूँ। मैंने थर्मो के जो प्रैक्टिस कोर्स हमने किया था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर द ऑल द लव दैट यू हैव शोन टू थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस कोर्स। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो हम और भी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस कोर्स ला पाएंगे, या फिर और भी सब्जेक्ट्स के हम कोर्स लॉन्च कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने अपना नाम बता दिया। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप माइंड यू आप मैसेज नहीं कर सकते हो, राइट? यहाँ आपको सारे पीडीएफ कलेक्ट हो जाएंगे। देखो, ऑब्जेक्टिव ये है इस चैनल का कि आप एक जगह पे आओ, सारा कुछ कलेक्ट कर लो, सारा पीडीएफ आपको यही मिल जाएगा। चाहे आपको सिर्फ एसओएम थर्मो जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उनके नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ। देखो, मैं हर सब्जेक्ट पे मुझे मेरा बहुत अच्छा कमांड नहीं है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कोर्स तो नहीं रन कर सकता। मगर जो सब्जेक्ट्स के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है तो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और बाकी सब्जेक्ट्स के मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी असिस्टेंस हो पाएगा वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अदर अदरवाइज आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये मेरा मेल आईडी है और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट है। आप इन दोनों जगह में से मुझे या तो मेल कर दो या मुझे एक मैसेज कर दो, फिर हम लोग बात करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपकी गेट की तैयारी को लेके, ईएससी की तैयारी को लेके, पीएसयू के एग्जाम्स को लेके, कुछ भी तैयारियां चल रही है, जैसे आईओसीएल का अभी अभी फॉर्म आ गया है, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बकल अप। ठीक है, पुल अप योर सॉक्स, ऐसे कुछ फ्रेजेस के साथ अपने आप को मोटिवेटेड रखो और तैयारी चालू रखो। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वेरी 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 सॉरी यूट्यूब चैनल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और हमारे कंटेंट्स आपको कैसे लग रहे हैं, आपको और क्या चाहिए और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम इन कोर्सेज में, वो अपने फीडबैक्स प्लीज कमेंट्स में डाला करो, वीडियोस के कमेंट्स में डाला करो प्लीज, राइट? अच्छे अच्छे कमेंट्स, बुरे कमेंट्स, जो भी आपके दिमाग में आता है वो आप प्लीज कमेंट्स में डाला करो। ऑलराइट, चलो आज के कोर्स के एजेंडा में बता दूं। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन किया, एक्सियल लोडिंग किया। एक्सियल लोडिंग के मैंने करीब 10 या 11 क्वेश्चंस करवाए थे क्लास में, और बाकी क्वेश्चंस मैंने 10 से 11 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके असाइनमेंट्स की तरह भी दिया था। तो जो आप आई होप आप लोगों ने किया होगा, और आपको उन क्वेश्चंस में जो भी मैं क्वेश्चंस असाइनमेंट की तरह छोड़ रहा हूँ ना, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। अगर आपको दिक्कत आती है उनमें से किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता, मैं उस क्वेश्चन का एक वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, अदर और एक बात, जितने लोगों का सिलेबस कंप्लीशन की ओर मूव कर रहा है ना, अब सिलेबस कंप्लीट होने वाले हैं, एक्सी का सिलेबस ऐसे कंप्लीट होने वाला है, तो मैंने कुछ प्लान कर रहा हूं मैं, जो या फिर जो लोग ड्रॉपर है उन लोगों के लिए ना, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ जो जिससे आपका इफेक्टिव रिवीजन हो जाए, इफेक्टिव रिवीजन हो, उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा हूँ। बहुत जल्दी वो मैं लॉन्च करूंगा, बट अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ अच्छे से प्लान नहीं किया। एक बार बैकएंड पे सब कुछ सॉर्टेड हो जाए, क्योंकि देखो, सिर्फ मुझे प्लान कर लेने से चीजें नहीं होती है, क्योंकि मुझे क्या करना होता है, इसके लिए फिर पीपीटी तैयार करो, बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि पूरा पीपीटी तैयार करो, कई बार पीपीटी सेव नहीं हो पाता है, कई बार पीपीटी का ओरिएंटेशन अच्छा नहीं हो पाता है। देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये जो पिक्चर्स की क्वालिटी है ना, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये पिक्चर की क्वालिटी, क्वेश्चन की क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी इतनी गिर कैसे रही है। तो एक्चुअली मैं जो फिगर आउट कर पा रहा हूँ वो ये है कि मैं जब पीपीटी से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसमें वो करता हूँ ना, अपने राइटिंग बोर्ड पे वो करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, तो थोड़ी पिक्चर की क्वालिटी गिर जाती है। ठीक है, एक्चुअली मैं जब पीपीटी में ही ले पाऊंगा ना, तो उसका ओरिएंटेशन बहुत छोटा हो जाएगा, तो उतना छोटा फिर इतने बड़े 16:9 स्क्रीन पे आपको फिर और दिक्कत आएगी। ठीक है, तो थोड़ा पिक्चर का क्वालिटी गिरता है, मगर आपको पीडीएफ में आई होप, अगर आप फोन और लैपटॉप में देख रहे हो तो इतना तो क्लियर रहता है कि आपको क्लियरली समझ में आए कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है और क्या 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 डेटा दिया हुआ है, वो आपको क्लियरली दिखता है। इतना मैं कोशिश करता हूँ, इतना क्लियर हो,
ठीक है, तो मुझे 2-3 बार पीपीटी इसलिए तैयार करना पड़ता है, कभी कुछ ओरिएंटेशन बिगड़ गया, कभी कुछ ओरिएंटेशन बिगड़ गया, राइट। तो प्लीज, मेरे पास कोई कोई टीम नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग आई एम डूइंग ऑन माई ओन, सो प्लीज सपोर्ट आवर चैनल, राइट। चलो, अगर हम टॉर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट की बात करें, तो देखो टॉर्सन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, जो मैं आपको सबसे पहले देखो, मैंने मैंने सोचा हुआ है ये चीज। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस बहुत आसान हो रहे हैं, बहुत आसान हो रहे हैं आपके लेवल के, तो आप मुझे एक बार मैसेज डाल दो कि सर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ा दो, या फिर अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस थोड़े और मुश्किल होने चाहिए, जैसे कल एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, कमेंट डाला था कि और क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर। तो देखो, और क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको करना है, ठीक है। मगर अगर आपको लगता है कि आप जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इसके साथ जितने मैंने असाइनमेंट्स में छोड़े हैं वो आपने कर लिए हैं, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे एक बार मैसेज डालो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और क्वेश्चन, ठीक है। या फिर मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा, अगर आपको मेरे से नहीं करना है, किसी और से करना है, मैं आपको सोर्स बता दूंगा कि आप ये पर्टिकुलर फैकल्टी का ये कोर्स फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो जरा हम पहले एक काम करें क्या, टॉर्सन के कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, टॉर्सन के कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। तो चलो, मैं जल्दी से टॉर्सन के शॉर्ट नोट्स आपके लिए तैयार करवा देता हूँ। टॉर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट, माइंड यू, ये प्योर शियर का केस होता है, जहां पे आपका कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, बस शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। ये क्या डेवलप करता है, शियर स्ट्रेस डेवलप करता है, शियर स्ट्रेस ओनली, शियर स्ट्रेस ओनली, दैट इज प्योर शियर बोलते हैं इसको, ठीक है, प्योर शियर बोलते हैं। और जब हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे, तो मैं आपको मोर सर्कल पे दिखाऊंगा कि आखिर ये मोर सर्कल पे कैसा दिखता है। एनीवेज, चलो, टॉर्सन सबसे पहला चीज जो हम लिखेंगे वो है टॉर्सन इक्वेशन। तो जो भी चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, आई वांट कि आप लोग मैं बस हेडिंग डालूं और आप अपने नोटबुक को एक बार लिख के देख लो। देखो, बहुत फेयर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप रफ में भी कर रहे हो तो 10 बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा, आपका नोट्स आपके दिमाग में बन तैयार हो जाएगा, राइट। तो चलो, टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है, टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, दैट्स व्हाट टॉर्सन इक्वेशन इज, राइट। आपको आई होप सारे मतलब सभी जो भी मैंने लिखे हैं उन सबका मतलब पता होगा। टी क्या है, टॉर्क अप्लाइड है, राइट। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, टाउ क्या है आपका, शियर स्ट्रेस है। और जे क्या है, पोलर मॉड्यूलस है, पोलर मॉड्यूलस है। जे फॉर सॉलिड शाफ्ट क्या होता है, सॉलिड के लिए क्या होता है, पाई/32। ध्यान से, पाई/32 होता है d⁴, और जे ऑफ हॉलो शाफ्ट क्या होता है, जे ऑफ हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू पाई/32 d⁻⁴ माइनस d⁻⁴। इसी को कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, इज इक्वल टू पाई/32 d⁻⁴ इंटू 1 माइनस k⁴, वेयर k इज इक्वल टू d⁻⁴ आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला ज्यादा सूट करता है, ठीक है। आप d⁻⁴ माइनस d⁻⁴ भी कर सकते हो, या फिर d⁻⁴ को कॉमन लेके k⁴ करके भी आप सॉरी, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जरा देख ले कि हमारा जो है टॉर्सन इक्वेशन में, मान लो अगर ये शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है, ओके, लेट्स सपोज दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। सो जरा मैं इसका आपको शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दूं, तो आई होप आपको पता चल रहा होगा कि शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू, कुछ ऐसा दिखेगा वो, बहुत हल्का सा मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट मुझे एक रेफरेंस मिल जाए, ठीक है। चलो, so the shear stress distribution will be something like this. Yeah, and this will be your shear stress distribution. This is your shear stress का distribution, ठीक है। जहां पे आपका ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू, मैं सारे स्ट्रेसेस आपको दिखा दूं। दिस इज टाउ मैक्स, ये लीनियर वेरिएशन होगा, दिस इज टाउ मैक्स, ये टाउ किसी डिस्टेंस आर पे, ठीक है। और सिमिलरली इक्वल टाउ मैक्स ऑपोजिट एंड पे मिलेंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ केस होगा, ठीक है। दिस इज टाउ मैक्स, टाउ मैक्सिमम, दिस इज टाउ मैक्सिमम, राइट। बस ये शियर का डायरेक्शन है, शियर का डायरेक्शन है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, यहाँ से आप एक बार थीटा का भी फॉर्मूला जो कि बहुत बार यूज होता है, TL/GJ आप लिख सकते हो, ठीक है, एक और फॉर्मूला। मगर आपको बस ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है, तो बाकी आपको कुछ भी डेराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक टर्म होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस, वो मैं लिख दूं आपके लिए, पोलर सेक्शन
मॉडुलस जब हम टॉर्सन पढ़ रहे हैं तो पोलर सेक्शन मॉडुलस की बात करेंगे, और जब हम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स पढ़ेंगे तो हम सेक्शन मॉडुलस की बात करेंगे। तो जेड पी से मैं दिखा रहा हूँ इसको, जेड पी इज इक्वल टू जे बाई आर मैक्सिमम, जे बाई आर मैक्सिमम, राइट। तो अगर आप सॉलिड के लिए निकालने जाओगे तो वो आ जाएगा आपका मान लो जेड पी, अगर आप सॉलिड के लिए निकालने जाओगे, सॉलिड के लिए तो क्या हो जाएगा, ये जे अपॉन जे इज हाउ मच, पाई बाई 32, पाई बाई 32 डी टू द पावर 4, और आर मैक्सिमम क्या होगा, डी बाई 2। सो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 16 टी क्यू। ठीक है, इसी तरह अगर आप जेडपी हॉलो के लिए निकालने जाओगे, जेडपी अगर हॉलो के लिए निकालने जाओगे, हॉलो के लिए तो इज इक्वल टू पाई बाई 32 डी आउटर टू द पावर 4 1 माइनस के टू द पावर 4, और आर मैक्सिमम क्या होगा, डी आउटर बाई 2, राइट, डी आउटर बाई 2। तो अगेन दिस विल बी कमिंग आउट टू बी पाई बाई 16 डी आउटर टू द पावर 3, डी आउटर टू द पावर 3, जो कि वहां आया था, बस यहाँ पे एक टर्म क्या आ जाएगा, 1 माइनस के टू द पावर 4, 1 माइनस के टू द पावर 4। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट जेडपी। और ये जेडपी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, जेडपी का मैं सिग्निफिकेंस आपको बता दूं। ठीक है, दिस इज फॉर हॉलो, दिस इज फॉर हॉलो, एंड दिस इज फॉर सॉलिड। ठीक है, जेडपी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये जेडपी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर मैं टाउ लिखना चाहूँ तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू टी बाई जेड पी, राइट, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो आपका देखो जेडपी जितना ज्यादा होगा, जेडपी आपका जितना ज्यादा होगा, एक सेकंड देना मुझे, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, टाउ मैक्स इज इक्वल टू टी इंटू जे बाई आर, टी आर बाई जे, राइट, टी आर बाई जे, जे एंड जे बाई आर, जे बाई आर इज, जे बाई आर इज जेड पी टी बाई जेड पी। ठीक है, सही लिखा है सही लिखा है सही लिखा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, चलो ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम इज टी अपॉन जेड पी। ठीक है, तो कभी कभी आप पोलर सेक्शन मॉडुलस के साथ भी आप डील कर सकते हो, राइट, पोलर सेक्शन मॉडुलस के साथ भी डील कर सकते हो। अगर आपका मान लो टी कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, टाउ भी शियर स्ट्रेस भी सेम कर दिया, तो इस केस में ये जो टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड के, राइट। तो जब भी आप लोड अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हो, तो आप ये देखोगे कि आप कितना लोड अप्लाई कर सकते हो, और वो जो होगा वो आपके जेड पे डिपेंड करेगा, दैट इज पोलर सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पोलर सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद दो टर्म होते हैं जो कि आपका बहुत कॉमनली यूज होता है, दैट इज पहला होता है टॉर्सनल स्टिफनेस, स्टिफनेस, और इसको हम लोग लिखते हैं टी बाई थीटा से, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं जीजे बाई एल से। ठीक है, टी बाई थीटा या जीजे बाई एल से। और एक और टर्म होता है टॉर्सनल रिजिडिटी, टॉर्सनल रिजिडिटी, एंड दिस इज गिवन एज, टॉर्सनल रिजिडिटी इज गिवन एज जी जे, राइट। आपको मैंने शायद वो एक्सियल एक्सियल स्ट्रेस में नहीं बताया होगा, एक्सियल रिजिडिटी जो होता है आपका, मैं आपको यहाँ पे एक नोट लिख के डाल देता हूँ। ठीक है, जब हम एक्सियल स्ट्रेस पढ़ते हैं ना, तो वहां भी एक टर्म आता है एक्सियल रिजिडिटी, एंड दैट इज इक्वल टू ए इंटू ई। ठीक है, ये एक नोट की तरह आप ध्यान रखोगे, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं था एक्सियल स्ट्रेस में। ठीक है, एक्सियल रिजिडिटी इज ए इंटू ई। ठीक है, इसी तरह जब हम बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे तो हम वहां पे फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भी डिफाइन करूंगा मैं, लेकिन तब करूंगा, अभी रहने देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद होता है, हाँ, एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल टॉर्क कैलकुलेट करने का। तो जरा देखो, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ। ठीक है, एक स्टेप शाफ्ट लेता हूँ मैं, दिस इज योर स्टेप शाफ्ट ऑफ वेरिंग डायमीटर। मगर आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर के वेरी करने से आपका कुछ भी टॉर्क पे फर्क नहीं पड़ेगा। एंड लेट मी अप्लाई द टॉर्क, दिस इज सपोज 100 न्यूटन मीटर, ओके, सपोज दिस इज एक्टिंग एज 240 न्यूटन मीटर, 240 न्यूटन मीटर, and here also I am applying 360 Newton meter, and here also I am applying, this is like this, so this will be like this, yes, this will be 220 न्यूटन। ठीक है, कुछ ऐसा। तो आप देखोगे कि ये सारा सारा जो टॉर्क है ये बैलेंस बैलेंस होना चाहिए, ऑब्वियसली बैलेंस होना चाहिए। तो देखो, आप अगर ऐसा टॉर्क देखोगे, इस तरह का टॉर्क देखोगे, दैट इज 100 प्लस 360, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 460। ठीक है, और जब आप उसके ऑपोजिट टॉर्क देखोगे तो 240 प्लस 220,
एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 460, राइट, 460। ठीक है, तो आप देखोगे टॉर्क बैलेंस है। ठीक है, अगर आप मैं इसका नेम कर दूं, इस शाफ्ट का मैं नेमिंग करूं, तो इसको सपोज मैंने बोला पॉइंट ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला सी, और इसको मैंने बोला डी, राइट। तो अगर मैं देखूंगा तो टी इन ए बी, अगर मैं टॉर्क इन ए बी की बात करूं, तो मैंने आपको एक्सियल लोडिंग में भी बताया था कि किसी एक तरफ से आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो वहां हो जाएगा। मगर यहाँ सीन क्या होगा, जब आप किसी एक तरफ से कैलकुलेट करोगे, तो अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो, और अगर आप सेम राइट से कैलकुलेट करोगे, तो आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगे। तो मैं क्या करता हूँ, इतना साइन का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सिर्फ एक ही तरफ से कैलकुलेट करता हूँ। वो आपके ऊपर है कि आप लेफ्ट से कैलकुलेट करो या राइट से कैलकुलेट करो। और देखो शेयर का डायरेक्शन का बहुत सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसलिए आप प्लस माइनस के आप कंफ्यूजन मत रखना। बस एक चीज ध्यान रखना, आपका जो कोई एक क्वेश्चन में जो भी एक साइन कन्वेंशन आपने लिया, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, तो हर जगह उस पूरे क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो। सो नाउ टी इन ए बी इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। मान लो मैंने इसको अभी मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ, और इसको मैंने पॉजिटिव ट्रीट किया। ठीक है, यही मेरा साइन कन्वेंशन है इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, सो टी इन ए बी इज इक्वल टू, चलो मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूँ, टी इन ए बी इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब मैं टी इन बी सी अगर देखूंगा, तो बी सी पे एक सेक्शन लूंगा मैं, ठीक है, और उसके लेफ्ट में देखूंगा, तो 100 तो मैंने पॉजिटिव लिया, और 240 उसके ऑपोजिट है, तो माइनस ले लूंगा, -240, एंड दैट विल बी इक्वल टू -220, -140 न्यूटन मीटर, -140 न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद मैं अगर टी इन सी डी देखने जाऊंगा, टी इन सी डी देखूंगा अगर, तो टी इन सी डी कितना होगा मेरा, फिर से अगर मैं लेफ्ट से पूरा देखता हूँ, तो 100 पॉजिटिव है, -240 नेगेटिव है, +240 360 फिर से पॉजिटिव, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 220 न्यूटन मीटर। तो देखो आप लेफ्ट से कैलकुलेट करोगे तो आपको तीन टॉर्क लेना पड़ा। अगर इसी में आप राइट से कैलकुलेट करते, तो राइट के लिए क्या होता आपका, अगर ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसमें ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। देखो मुझे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा डिफिकल्टी होता है, इसलिए मैं ऐसा और ऐसा ही मान के चलता हूँ। ठीक है, अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से समझना है तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, राइट। राइट से अगर हम देखेंगे तो उसका ऑपोजिट पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर राइट से देखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, एंड दैट इज 220, और वही हमारा लेफ्ट से भी आ रहा है, वही हमारा लेफ्ट से भी आ रहा है, राइट, वही हमारा लेफ्ट से भी आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम बात करें, तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट शाफ्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है, जरा वो भी देख लें। अगर हम देखें यहाँ, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 100 में एक बार पढ़ा है, बस मैं आपके फॉर्मूलाज को थोड़ा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, और कुछ तरह के क्वेश्चंस जो बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, मैं वो जरा आपका करवा दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज दिस शाफ्ट इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, एंड आई एम अप्लाइंग अ टॉर्क समवेयर हियर एट समथिंग, सपोज लेट्स कॉल इट एज कितना, 100 न्यूटन मीटर मान लो मैंने किया, 100 न्यूटन मीटर किया। तो यहाँ दोनों एंड्स पे रिएक्शन डेवलप होंगे, मान लो मैंने रिएक्शन ऐसा ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने लिया, अपनी मर्जी से लिया है मैंने, तो इस पूरे शाफ्ट पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो पहले आप रिएक्शन के टॉर्क को 0 करोगे, उसके बाद यहाँ पे एक चीज फिर से आएगा, वो है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, राइट। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का फिर से मैं आपको बता दूं, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, मगर आपको हर क्वेश्चन को देख के आपको समझना होगा कि इसमें कौन सा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगेगा। जैसे इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि क्योंकि दिस शाफ्ट आई एम सब्जेक्टिंग इट टू टॉर्सन, बट ये फिक्स्ड है, तो ये घूमेगा नहीं, तो इसमें थीटा जो आएगा वो 0 आएगा, थीटा जो आएगा 0 आएगा, राइट। फिर हम इसमें फिर यहाँ पे मान लो मैं इसको पॉइंट ए बोलता हूँ, इसको पॉइंट बी बोलता हूँ, इसको पॉइंट सी बोलता हूँ, तो थीटा इन ए बी प्लस थीटा इन बी सी विल बी इक्वल टू 0, और फिर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, राइट। फिर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने बताया, तो बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। जब स्टैटिकली इंडिटरमिनेट शाफ्ट का क्वेश्चन आएगा, तो फिर हम देखेंगे कि आखिर कौन सा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कब हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है कॉम्पोजिट शाफ्ट का। तो कॉम्पोजिट शाफ्ट एक्चुअली ये शाफ्ट इन पैरेलल भी होता है, ये शाफ्ट इन पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी शाफ्ट पैरेलल होंगे, तो टी ऑफ फर्स्ट पार्ट, सॉरी फर्स्ट मेटल, दो डिफरेंट मेटल का अगर शाफ्ट है, तो फर्स्ट मेटल प्लस टी ऑफ सेकंड मेटल मस्ट बी इक्वल टू टी, दैट इज दिस इज अप्लाइड। मतलब क्या, अगर मैंने टी टॉर्क अप्लाई किया, तो कुछ टॉर्क डेवलप होगा पहले मेटल में, कुछ टॉर्क डेवलप होगा दूसरे मेटल में। चलो मैं इसको थोड़ा दिखा दूं आपको। अगर ये मान लो एक शाफ्ट है,
और इसके अंदर दूसरा शाफ्ट कुछ ऐसा एम्बेडेड है, इसके अंदर कुछ दूसरा शाफ्ट ऐसा एम्बेडेड है, एंड दीज आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, दीज आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, लेट्स कॉल इट एज फर्स्ट मेटल, एंड लेट्स कॉल दिस वन एज सेकंड मेटल। पर जैसे ही मैंने इन दोनों शाफ्ट को साथ में जैम पैक किया हुआ है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा ऑफ फर्स्ट मेटल मस्ट बी इक्वल टू थीटा ऑफ सेकंड मेटल। क्लियर क्लियर थीटा ऑफ फर्स्ट मेटल इज इक्वल टू थीटा ऑफ सेकंड मेटल। और यही इक्वेशंस को हम लगा के ये क्वेश्चन इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगेन जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। और एक और चीज आता है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू, ये जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्सन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर एल अपॉन टू जी, राइट। अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा है और ये फॉर्मूलाज आपको पता है। देखो जो भी फॉर्मूला के डेरिवेशन आपको चाहिए होंगे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको डेराइव करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे हमने U इन एक्सियल लोड के लिए देखा था, एक्सियल लोड के लिए पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए, पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए, ठीक है, दैट इज लोड इंटू लेंथ अपॉन टू इंटू एक्सियल रिजिडिटी। इसी तरह अगर हम U इन टॉर्सन की जब हम बात कर रहे हैं तो लोड दैट इज यहाँ पे टॉर्सन के केस में लोड क्या है, टॉर्क इंटू लेंथ अपॉन टू इंटू जीजे अपॉन टॉर्सनल रिजिडिटी। जब हम U इन बेंडिंग की बात करेंगे, बेंडिंग की बात करेंगे तो ये होता है एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई, दिस इज फ्रैक्चरल रिजिडिटी। तो ये जब हम बेंडिंग की बात करेंगे तब हम और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अभी के लिए ये तो मैंने लिख ही दिया ना, तो ये रहने देता हूँ, ठीक है। फॉर टॉर्सन, दिस इज फॉर टॉर्सन, ठीक है। तो चलो यहां तक का थोड़ा बेसिक था, इसके अलावा कुछ भी आएगा अगर क्वेश्चन में तो वो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डायमीटर ऑफ द बार सब्जेक्टेड टू अ शियर स्ट्रेस टाउ इज डबल, दैट मींस डी को हमने बढ़ा के 2d किया, ओके, डायमीटर को हमने डबल किया है, टॉर्क ये टाउ के साथ हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, ओके, U इज इक्वल टू व्हाट, दैट मींस अगर मैं ये करूं इंक्रीजेस डिक्रीजेस क्या होगा, तो U2 बाई U1 इज इक्वल टू व्हाट, यही तो हमें पूछ रहा है, यही तो हमें पूछ रहा है, राइट। तो अभी देखो आप U इज इक्वल टू अभी हमने देखा है टी स्क्वायर एल अपॉन टू जी जे, आपको यही याद रखोगे। मगर आप देखोगे यहाँ टाउ के टर्म्स में है तो एक बार जरा टाउ के टर्म्स में निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि शियर स्ट्रेस के टर्म में है तो शियर स्ट्रेस के टर्म्स में U को निकालते हैं, और फिर क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ U इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर V अपॉन फोर जी जे, फोर जी, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। मगर मैं इसको थोड़ा सा आपको और फील करवा दूं तो मजा आएगा। जरा देखो टी को मैं लिख सकता हूँ टी इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपॉन आर इंटू स्मॉल टाउ टी जे इंटू जे, ठीक है। तो जरा इसको स्क्वायर करूंगा, टाउ मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर इंटू एल बाई टू जी जे, राइट। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी टाउ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जी जी इंटू टू जी आर स्क्वायर इंटू एल जे, इतना ही बच रहा है, इतना ही बच रहा है, ठीक है। अभी देखोगे आप, अभी अब देखोगे जब आप इसको पाई बाई 32 करके सॉल्व करोगे ना, पाई बाई 32 करके सॉल्व करोगे तो आपका सेम इक्वेशन आ जाएगा, सेम इक्वेशन आ जाएगा। मगर अभी के लिए चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। टाउ स्क्वायर एल इंटू जे की जगह मैं डालूंगा अगर पाई बाई 32 डी का पावर 4 अपॉन टू इंटू इसको भी डी के टर्म्स में अगर मैं लिख लूँ तो डी स्क्वायर बाई फोर, डी बाई टू होता है ना, डी स्क्वायर बाई फोर, राइट, डी स्क्वायर बाई फोर जी, राइट, इज इक्वल टू अगर मैं ये देखूंगा तो ये हो जाएगा टाउ स्क्वायर एल, एल और जरा कैंसिल आउट करूं जी रहेगा, डी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट होकर डी स्क्वायर बचेगा, ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर 16 बचेगा, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी टाउ स्क्वायर एल इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 16 जी, राइट, 16 जी, यही आ रहा है, यही आ रहा है। अभी देखोगे आप तो पाई डी स्क्वायर एल बाई फोर अगर मैं लिखूं, टाउ स्क्वायर एल बाई फोर जी रहने दो और इसको मैं बाकी का लिख लूं पाई डी स्क्वायर बाई फोर, तो दिस इज एरिया, दिस इज लेंथ, ए इंटू एल इज वी, और यहां से आता है टाउ स्क्वायर वी बाई फोर जी, टाउ स्क्वायर वी बाई फोर जी,
ठीक है। तो मगर आपको इतनी की जरूरत नहीं है, आपका ये क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन जो है ना, चलो मैं ये रहने देता हूँ, इसको बस मैं यहाँ से मूव करके ना, अब ये मूव नहीं होगा यार, यही तो दिक्कत है। चलो, परेशान करता है कभी कभी। यहीं लिख देता हूँ, छोटा सा मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर वी बाई 4g। ठीक है। चलो, अभी ये क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो हम यहाँ तक नहीं भी जाएंगे अगर हम, तो थोड़ा पहले से ही देख लेते हैं। टाउ स्क्वायर एल हमारा क्या आया हुआ है, u इज इक्वल टू, दो चीज है, टाउ स्क्वायर v बाई 4g ये आया हुआ है। तो v में क्या होता है, इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर इंटू पाई डी स्क्वायर, रेडियस को डबल के डायमीटर को डबल के, ठीक है, पाई डी स्क्वायर बाई 16g, और क्या आया हुआ है एल। ठीक है, पाई डी स्क्वायर बाई 16g और बाई 16g और एल। ठीक है, तो यहां से मैं देख सकता हूँ u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, u is directly proportional to d square, therefore u2 by u1 is equal to d2 by d1 का whole square is equal to d2 is 2d1 by d1 का whole square, and that is equal to 4d1 square, 4 is equal to 4, right? So u2 is equal to 4u1, 4u1, therefore strain energy becomes 4 times। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एज यूजुअल बहुत डिटेल में करेंगे। पहला क्वेश्चन था, बहुत डिटेल में किया हमने, और स्ट्रेन एनर्जी 4 टाइम्स बन गया हमारा, 4 टाइम्स बन गया। और आपको यहाँ यहीं से जब आपने यहाँ तक का वैल्यू निकाला ना, देखो मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आपको टाउ स्क्वायर वी बाई 4g याद रहे, मगर आप जब ये याद है तो आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ नीचे आर स्क्वायर आ रहा है, इसमें आपको पता है आर टू द पावर 4 आएगा, यानी कि यू मेरा आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो गया। देखो यू क्या है मेरा, जे बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, हमने बस डायमीटर को छेड़ा है, डायमीटर को छेड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर का पावर 4 का पावर कुछ आएगा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनल यहाँ लगा लो, प्रोपोर्शनल, तो ये कुछ आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल यहीं से दिख रहा है आपको, तो इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं थी, मगर मैंने आपको बस पहला क्वेश्चन दिखाने के लिए कर दिया कि ये देखो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, मगर आप क्वेश्चन को सॉल्व यहीं से कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में जब आप सॉल्व करो, जब आप घर पे सॉल्व करो तो आपको समझ में आना चाहिए चीजों को। ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको इतना डिटेल में नहीं, आपका आंसर यहीं से निकल रहा है तो आप यहीं से निकाल लोगे। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम में मुझे दिखाने बैठ गए। चलो ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन, अरे आंसर तो चेक कर लो, 4 टाइम्स बना ना, सो इंक्रीज बाय 2 टाइम्स 4 टाइम्स, राइट, 4 टाइम्स, यस, ऑप्शन इज बी। क्लियर है, बहुत आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solid and a hollow shaft of same length and same material are subjected to torque tau T. Okay, the maximum shear stress remains the same. Solid shaft diameter 2r2। एक काम करो, इसको आप ये कर लो, solid shaft diameter is equal to d2, hollow shaft का inner diameter d1 और outer diameter 2d1 कर लो। ठीक है, थोड़ा सा नोटेशन आर के टर्म्स में, डायमीटर को आर के टर्म्स में देखने की हमें आदत नहीं है, इससे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, वो थोड़ा अच्छे से फ्रेम नहीं था। चलो, सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर है d2, तो चलो हमें क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ देयर वेट w1 बाई w2, राइट। 1 क्या है, हॉलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड को, राइट। ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे यहां से पता चला, हॉलो शाफ्ट d1, सॉलिड शाफ्ट d2। ठीक है, चलो, तो W1 बाई W2, जरा मैं W1 लिखूं तो रो इंटू जी, वी ऑफ हॉलो शाफ्ट इंटू जी अपॉन रो इंटू वी ऑफ सॉलिड शाफ्ट इंटू जी। अब देखो सेम मटेरियल है तो रो तो सेम ही रहेगा, रो और जी, रो और जी, रो और जी, रो और जी कैंसिल आउट कर दे, और लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है। वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ भी कैंसिल आउट हो जाएगा और बस एरिया का रेशियो रह जाएगा, बस एरिया का रेशियो रह जाएगा। तो एरिया ऑफ मटेरियल जो होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो जितने दूर में मटेरियल है, इसके लिए क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर अपॉन 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 पाई बाई 4 डी स्क्वायर, इसका तो डी सेम ही रहेगा। जरा पाई बाई 4 को भी कैंसिल आउट करके आगे बढ़े, तो डी आउटर क्या है यहाँ पे, 2d1 है, दैट इज 4d1 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ d1 बाई d2 का होल स्क्वायर। यही हमें निकालना है। अभी तो हमें ये पता चला कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, कैसे निकालेंगे वो बाद में, मगर मुझे देखो अप्रोच देखो, मुझे v1 बाई w1 बाई w2 निकालना था, मुझे w1 बाई w2 पता नहीं है, क्योंकि टॉर्सन का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि सब्जेक्टेड टू शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट, टॉर्क, टॉर्सन, ये सब कुछ मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एग्जाम में अगर मैं बैठा हूँ, तो सपोज मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा
तो क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता चल गया सॉलिड शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट, टॉर्क, मतलब ये टॉर्सन का क्वेश्चन है, ठीक है, टॉर्सन का क्वेश्चन है। टॉर्सन के क्वेश्चन में वेट तो कहीं आता नहीं है, ओके, वेट नहीं आता है, ठीक है। वेट नहीं आता है। अब हम वेट के साथ और क्या कर सकते हैं, वेट को रो वी जी लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने रो वी जी लिखा, रो वी जी लिखा, रो और जी कैंसिल आउट हो गया, ओके, मतलब कुछ तो प्रोग्रेस है, ठीक है। अब लेंथ भी सेम, लेंथ भी सेम मतलब एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो, ओके, एरिया मतलब डी नॉट स्क्वायर माइनस डी, हाँ, मुझे जैसे ही ये दिखेगा ना मुझे समझ में आ जाएगा, हाँ, ये टर्म्स तो आते हैं, डायमीटर का टर्म हमारे टॉर्सन इक्वेशन में आता है, राइट। तो हम टॉर्सन इक्वेशन को अब हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और टॉर्सन इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं जरा। तो अगर ये है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सेम है, तो जरा मैं ऐसा लिखूं, और टॉर्क भी अप्लाइड सेम है, टाउ मैक्स ऑफ हॉलो इज इक्वल टू टाउ मैक्स ऑफ सॉलिड एंड टी ऑफ हॉलो इज इक्वल टू टी ऑफ सॉलिड, ये दो बातें हमें दी हुई, ये दो बातें हमें दी हुई है। तो जरा टाउ मैक्स ऑफ सॉलिड निकालें, टाउ मैक्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने लिखा था 16 t बाई पाई डी क्यू, कैसे आया कैसे आया कैसे आया, जरा मैं इसका बस दिखा देता हूँ आपको। टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, टी इंटू आर, आर को मैं लिखूंगा डी बाई टू, अपॉन जे के लिए मैंने लिखा था पाई बाई 32, डी का पावर 4, यहाँ से आ रहा है 16 t बाई पाई डी क्यू, ठीक है। तो आप इसी फॉर्म में याद रख लो तो आसानी से आप जल्दी से पुट कर लोगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा टाउ मैक्स ऑफ हॉलो, जब मैं हॉलो के लिए लिखने जाऊंगा तो इसको पहले मैं डी टू के टर्म में लिख लूँ, 16 t बाई पाई इंटू डी टू का क्यूब, राइट, अपने क्वेश्चन के हिसाब से। और हॉलो के लिए मैं लिखने जाऊंगा तो 16 t बाई पाई इंटू डी आउटर का क्यूब इंटू 1 - k⁴, 1 - k⁴, राइट। सो इज इक्वल टू, जरा मैं लिखूँ 16 t अपॉन डी आउटर क्या है 2d1, राइट। सो 2d1 का क्यूब इंटू 1 - d1 बाई 2d1 रेज टू द पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू ये मेरा आ रहा है 16 t अपॉन ये 8 पाई d1 क्यूब इंटू 15/16, 15/16 इज इक्वल टू 8 × 2 = 16। देखो मेरे कैलकुलेशन पे मत जाना, खुद से कैलकुलेट करके देखना, खुद से कैलकुलेट करके देखना, राइट। इज इक्वल टू 16 ऊपर जाए 2, ऊपर जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 32 t/15 पाई d1 का क्यूब। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वगैरह क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं यार, बस आपको कैलकुलेशन में थोड़ा उलझाएंगे और आपसे गलती हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये कैलकुलेशन आप एक लाइन में कर लोगे, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए इतना लंबा किया, ठीक है। अभी देखो दोनों को इक्वेट करना है, यानी कि 32 t/15 पाई d1 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे आया हुआ है मेरा 16 t बाई पाई d2 का क्यूब, राइट। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 16 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, पाई t और t कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, d1/d2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2/15, 2/15। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो W1 is to W2 is equal to 3 times of d1/d2, राइट, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d1/d2 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2/15 टू द पावर 2/3, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 2/15, 2/15, 2/215 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0.7829, 0.7829, 7.3 कर लेता हूँ मैं इसको, 297 है ना, तो 0.783, क्लियर है, क्लियर है। क्या कुछ यूनिट आएगा, कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि रेशियो वेट्स का रेशियो, कोई यूनिट नहीं आएगा, क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन के साथ फेमिलियर होना है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन मिला ले एक बार, हाँ, आ गया रे, तीन ही क्वेश्चन में 0.783। एक्चुअली होता क्या है ना, जब इतने इतने टाइम तक मैं पूरा, आजकल पूरे पूरे टाइम जब मैं पीपीटी बनाओ, फिर तो पढ़ाना आसान होता है। जब आपको मैं बोलूंगा ना कि कोर्स में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो कोर्स पढ़ाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोर्स पढ़ाने के साथ क्या होगा ना कि मुझे बहुत ज्यादा पीपीटी बनाना नहीं होगा, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर ले लूंगा और फिर चीजें आपको समझाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। यहाँ क्या होता है ना, तुरंत आपको देखो पिछला क्वेश्चन हमारा था स्ट्रेन एनर्जी का, तुरंत हमारा क्या आ गया टॉर्सन इक्वेशन का, तुरंत कुछ और, तुरंत कुछ और, तो माइंड बहुत ज्यादा शिफ्ट होता है, और फिर पूरे पूरे रात जब पीपीटी बनाओ और फिर तुरंत इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं क्वेश्चन को सॉल्व भी करके नहीं लाया, अगर कोई आंसर गलत निकले सही निकले तो वो मुझे यही पता चलता है, वो मुझे यही पता चलता है, ठीक है। मैं बस क्वेश्चंस उठा लाता हूँ क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, इसलिए आप देखते होगे कि आपको क्वेश्चंस के ओरिएंटेशन, मतलब कि ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, कि आपको बहुत पहले आसान क्वेश्चन, फिर मुश्किल क्वेश्चन, फिर और मुश्किल क्वेश्चन, ऐसा ऑर्डर नहीं, मैं रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चंस रखता हूँ, ठीक है। चलो
इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती होगी आई होप। सो दिस क्वेश्चन वाज इजी राइट, दिस क्वेश्चन वाज इजी 0.783। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। हाँ, टोटल ट्विस्ट एंगल विल बी ओके। टोटल ट्विस्ट एंगल मतलब क्या, देखो यहाँ फिर से स्टेप शाफ्ट की बात हो रही है, स्टेप शाफ्ट की बात हो रही है। तो अगर हम ये लिखे थीटा टोटल की बात करें, फिर से थीटा टोटल विल बी इक्वल टू थीटा, मान लो इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, इसको मैं सी बोलूं, थीटा ए सी की बात होगी। एंड थीटा ए सी विल बी इक्वल टू थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी, बी सी राइट। अभी देखो आपका यहाँ पे टॉर्क टी है, ये टॉर्क टी है, मतलब क्या, टी इन ए बी इज इक्वल टू ये भी टी है, टी इन बी सी इज इक्वल टू ये भी टी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो शाफ्ट है ये आपका सीरीज में है, सीरीज में है, और आपका सीरीज में लोड सेम ही रहता है। तो अगर आपने टॉर्क लगाया, आप ऐसे भी देखोगे, अगर आप इसमें सेक्शन लिए एक साइड देखोगे ओके टॉर्क टी, अगर आप इसमें सेक्शन देखोगे एक साइड लोगे तो टॉर्क टी, तो टॉर्क टी, ठीक है। मतलब क्या, लेकिन अगर मैं यहीं एक और टॉर्क लगा दूं 2t का, तो फिर चीज बदल जाएगी, तो फिर चीजें बदल जाएंगी राइट, तो फिर चीजें बदल जाएंगी। चलो आगे बढ़े। सो थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी यानी कि टी एल बाई जी जे, देखो मैंने बोला था ये फॉर्मूला याद रखना एज इट इज, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, टी एल बाई जी जे ऑफ बी सी। अभी देखोगे आप क्या क्या सेम रहेगा, क्या क्या सेम रहेगा। टी सेम रहेगा, मैंने अभी अभी बोल दिया, जी सेम मटेरियल है तो सेम रहेगा, टी बाई जे मैं कॉमन ले लूंगा, इज इक्वल टू टी बाई जे, तो मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी जे तो नहीं, टी बाई जी मैंने कॉमन ले लिया। एल बदल, एल अलग अलग है, यहाँ एल है, यहाँ एल बाई टू है, आई होप आपको दिख रहा होगा, एल है एल बाई टू है, ठीक है। तो जरा मैं ए बी के लिए लिखूं, ए बी के लिए क्या लेंथ क्या है, एल है, और जे क्या होगा, पाई बाई 32 टी का पावर 4 एंड डी इज डी बाई टू, so डी बाई टू टू द पावर 4, प्लस मैं यहाँ लिखूंगा इसके लिए एल बाई टू, इसके लिए एल बाई टू अपॉन पाई बाई 32, और यहाँ का डायमीटर डी है तो डी टू द पावर 4 राइट। लेट्स सॉल्व इट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो टी बाई जी इंटू टी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन, ये कितना है, ये लेंथ तो एल ही था, और ये हो जाएगा मेरा दो दो चार दो आठ दो 16, 16 गुने 32, तो ऊपर चला जाएगा 32 इंटू 16 राइट, ऊपर चला जाएगा 32 इंटू 16 अपॉन पाई डी का पावर 4, प्लस यहाँ का लेंथ एल था बाई टू था, और ये हो जाएगा पाई डी का पावर 4 राइट, पाई डी का पावर 4 यही हो रहा है ना, तो एक बार देख लूँ मैं। ये 32 भी तो ऊपर जाएगा ना, 32 ऊपर जाएगा, यहाँ 32 ऊपर जाएगा राइट। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी टी एल बाई जी पाई डी का पावर 4 इंटू 16 इंटू 32 इज 16 इंटू 32 इज हाउ मच, कितना होता है, 16 टू 32 का 2 48 512 बाई 512 प्लस दिस इज 2 बाई 16 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 16 राइट, दिस इज कमिंग आउट टू बी 16 प्लस 16 राइट, प्लस 16। देखो मैं कैलकुलेटर में 2 मिनट में कर सकता था, मगर अब नहीं उठाया, तो 528 टी एल बाई जी पाई डी का पावर 4। आई होप सबका यही आ रहा होगा, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे साथ कैलकुलेट मत किया करो, खुद से किया करो। 528 528 528 528 टी एल बाई जी, हाँ डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। खुद से कैलकुलेट किया करो, जल्दी होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा स्लो हो जाता हूँ मैं कभी कभी, तो आसान क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था, कब आपको क्या क्या चीजें कॉमन ले सकते हो वो ले लो, कैलकुलेशन को आप कैसे स्पीड अप कर सकते हो वो चीजें कर लो, ठीक है। आगे बढ़े, 3 क्वेश्चन हो गए, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके लिए, अरे वाह ये तो आसान क्वेश्चन। फॉर सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी एट, मैंने आपको बताया था, ये जो आपका डायग्राम मैंने शियर स्ट्रेस का डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन बताया था आपको, वो कुछ ऐसा बताया था। एंड मैक्सिमम इज एट आउटर फाइबर, मैक्सिमम इज एट आउटर फाइबर। जब भी मैं इसको अगर टॉर्सन दूंगा, मान लो ये आपका साफ्ट है, इसको इसको मैं नहीं दूंगा, ये पेन आपका साफ्ट है, अगर ये पेन इज योर साफ्ट, और मैं जब भी इसको अगर टॉर्सन दूंगा, ये टॉर्सन दूंगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस आउटर फाइबर पे आएगा, और ये पूरे सरफेस पे, पूरे सरकमफेरेंस पे बराबर बराबर टाउ आएगा, पूरे सरकमफेरेंस पे टाउ आएगा। सो दिस बी इज ऑन सरकमफेरेंस, डी इज ऑन सरकमफेरेंस, डी सी इज ऑन सरकमफेरेंस, बट ए इज इन द बीच में है, या तो एग्जैक्ट सेंटर पे है या फिर कहीं बीच में है, तो ए पे या तो 0 होगा या कुछ कम होगा, कम हो। और मैक्सिमम पूछा हुआ है हमसे, मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो हमारे आउटर सरफेस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, डेवलप होता है। सो इट विल बी बी सी एंड डी, सो डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। पता नहीं लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, डी फॉर दिल्ली, ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बॉम्बे, मैं डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देना है इस पे, चलो। If two shafts of same length and one of which is hollow transmits equal torque have equal strength, they should have equal obviously polar section of modulus। क्या आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है?
अगर उस पर टॉर्क सेम कर दिया मैंने, स्ट्रेंथ सेम कर दिया मैंने, तो उनका पोलर सेक्शन मॉडुलस ही सेम होना चाहिए। करके कुछ कुछ करना नहीं है, ये आपका कॉमन सेंस की टाउ इज इक्वल टू टी बाई जेड मैंने आपको बता रखा है। टाउ सेम है, टी सेम है, तो जेड भी तो सेम होना चाहिए ना, जेड भी तो सेम होना चाहिए ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। A shaft is fixed, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। A shaft is fixed at one end and free at another। देखो इसके सारे ऑप्शंस मैं ये टाइप नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इमेज ही उठा लिया है। थोड़ा इमेज गंदा है, मैं आपको एक बार दिखा दूं। टी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 GIP। दिस ऑप्शन इज टी क्यूब एल स्क्वायर बाई 12 GIP। दिस ऑप्शन इज टी क्यूब एल क्यूब अपॉन 6 GIP। एंड दिस ऑप्शन इज टी स्क्वायर एल क्यूब बाई 12 GIP। अब देखो मुझे लगता है ना ये आप डायमेंशन बैलेंस करके भी कर सकते हो, मगर चलो इसको सॉल्व करते जरा, इसको सॉल्व करते। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क, मतलब क्या पर यूनिट लेंथ टॉर्क वैरी कर रहा है। देखो दिस इज द यूनिट ऑफ टॉर्क पर मीटर यानी कि पर यूनिट लेंथ इट इज अ वैरिंग टॉर्क। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है, ये एक यूनिफॉर्मली है, आपका टॉर्क का इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मगर वो लेंथ के साथ वेरी कर रहा है। इसका मतलब जरा मैं इसको डायग्राम पे दिखाऊं आपको, तो मान लो दिस इज द लेंथ ऑफ द, दिस इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ओके, दिस इज योर लेंथ ऑफ द शाफ्ट, और इस पे जो है यहाँ पे तो आपका कोई टॉर्क नहीं है, ठीक है, दिस इज योर फिक्स्ड एंड। ओके, यहाँ पे आपका कोई टॉर्क नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे इधर से मूव करना शुरू करोगे ना, मूव किया मूव किया मूव किया मूव किया मूव किया, तो आपका टॉर्क लीनियरली बढ़ता जाएगा। और वो कितना होगा जरा मैं बता दूं आपको। मान लो इधर से मैं कुछ एक्स डिस्टेंस मूव करता हूँ, तो वहां पे टॉर्क क्या होगा, टी इंटू एक्स, राइट। तो अगर मैं ये दिस इज योर एक्स डिस्टेंस, तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, टी इंटू एक्स। इफ एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ओके, सो इट विल बी टी इंटू एक्स। और एक बार ये एल बाई टू तक पहुंच गया, दिस लेंथ इज एल बाई टू, दिस इज एल बाई टू, राइट, दिस इज एल बाई टू एंड दिस इज एल। ठीक है, एक बार वो एल बाई टू तक पहुंच गया, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, टी एल बाई टू, राइट, दिस हाइट विल बी टी एल बाई टू, राइट। और उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे रिएक्टिव टॉर्क के कारण वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज विद द टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हमें पूछा गया टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द शाफ्ट, और टॉर्सनल रिजिडिटी बोला है, मैंने आपको बता दिया था टॉर्सनल रिजिडिटी जीजे होता है, यहाँ पे GIP से दिखाया हुआ है, तो हम वैसा ही रखेंगे। ठीक है, चलो, तो स्ट्रेन एनर्जी इन द शाफ्ट बोलेगा अगर, तो यू, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ सेकेंड पार्ट। ठीक है, यू टोटल इज इक्वल टू, यू टोटल विल बी इक्वल टू यू इन फर्स्ट पार्ट प्लस यू इन सेकेंड पार्ट, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी को हम आराम से ऐड कर सकते हैं ना। यू इन फर्स्ट पार्ट कितना होगा, यू इन फर्स्ट पार्ट कितना होगा, तो यहाँ तो वेरिंग टॉर्क है, जब भी आपका टॉर्क वेरी करता है तो इसको हम इंटीग्रेट करना होता है टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 G J से। ठीक है, तो यहाँ पे टी एक्स हो गया टॉर्क एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका स्क्वायर किया बाई 2 GIP। यहाँ पे जीजे को GIP लिखा है तो GIP ही लिख रहा हूँ। और दूसरे में मुझे इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ मैं, और डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। तो क्यों डायरेक्ट निकालूंगा, जब टॉर्क कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्ट नहीं निकालने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट का, और डायरेक्ट लिख रहा हूँ टी एल बाई टू दैट इज माई टॉर्क, इसका स्क्वायर इंटू लेंथ दैट इज एल बाई टू अपॉन 2 GIP। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, यू कैन फाइंड इट बाई इंटीग्रेटिंग ऑल्सो, बट आपका टॉर्क कांस्टेंट सब कुछ बाहर आ जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन एल बाई टू हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है करके इंटीग्रेट। चलो फर्स्ट पार्ट को थोड़ा इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या हो रहा है मेरा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई 2 GIP, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू एल बाई टू तक जाएगा, प्लस यहाँ पे मेरा आ गया है टी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4, टी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 इंटू एल बाई टू बाई GIP टू टाइम्स, राइट। दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 GIP into x cube by 3 and from 0 to L by 2 plus this is t square L cube by 8 to the 16 GIP। ठीक है, इज इक्वल टू, जरा इसको पुट करो तो L क्यूब बाई 8 3 जा 24 24 2 जा 48, टी स्क्वायर L क्यूब बाई 48 GIP प्लस टी स्क्वायर L क्यूब बाई 16 GIP। सो अगेन इट कैन बी रिटन एज ये 3 एक 4 बाई 48 टी स्क्वायर L क्यूब बाई GIP, and this is equal to t square L cube by 12 GIP, and this is our final answer, क्योंकि इसमें और कुछ हम कर नहीं सकते हैं। टी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 12 GIP, टी स्क्वायर एल क्यूब नो,
देखो यहाँ आपको डायमेंशन ही दिखेगा, टी स्क्वायर एल क्यूब आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, उड़ाओ। टी क्यूब एल स्क्वायर, नो, ये भी नहीं हो सकता। टी क्यूब एल क्यूब नहीं, टी स्क्वायर एल क्यूब यही होगा। आपको इतना करना भी नहीं पड़ता, मगर टी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 12 जी आई पी आ रहा है हमारा फाइनल आंसर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि अगर हो सकता है एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऑप्शन कुछ और आ जाए तो आपको दिक्कत आएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज a shaft, solid shaft of diameter d, okay, solid shaft, solid shaft के लिए diameter d है, ओके, एंड a hollow shaft, ओके, hollow shaft के लिए outside diameter is d, inner diameter is d by 2, both the shaft are subjected to torsion, the ratio of strength, very easy, zp of, यही तो पूछा है हमसे, zp of solid upon zp of hollow, this is solid, this is hollow। ये मैंने आपको zp solid और hollow का दोनों का निकाल के बताया था ना, 5/32, 5/16, सॉरी 5/16 इंटू डी का क्यूब अपॉन 5/16 इंटू डी ऑफ सॉलिड का क्यूब इंटू डी ऑफ आउटर का क्यूब इंटू 1 - k⁴। यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2, राइट, k इज इक्वल टू 1/2, राइट। चलो जरा देख लें, 5/16 कैंसिल आउट हो गया फिर से, दिस वैल्यू इज डी क्यूब अपॉन सॉलिड शाफ्ट में डी आउटर इज डी, तो डी क्यूब 1 - 1/2 का पावर 4, 1 - 1/2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16, 16/15, this d cube and d cube are cancelled out, so it is coming out to be 16/15, and 16/15 is equal to 16/15 कितना होता है, 16/15 is equal to 1.067, 16/15 is equal to 1.067, वेरी इजी, सुपर इजी, ऑप्शन भी 1.06 से 1.07 है, तो रेंज में 1.067। क्लियर है? क्लियर है? पक्की बात। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पुट करना था। बस आपको ये याद रखना है कि रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ बोलेगा, रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ बोलेगा तो आपको जेडपी का आपको रेशियो निकालना होगा। आगे बढ़ते हैं। A solid shaft of diameter d and length l is subjected to pure torsion T at one end. Okay, solid shaft है, अगर इसका डायमीटर d है, लेंथ l है और टॉर्क e लग रहा है, ठीक है। अनदर हॉलो शाफ्ट ऑफ डायमीटर, हॉलो शाफ्ट के लिए क्या क्या डेटा है, 2d, inner diameter d, length l/2 and torque t, same torque t at one end, ratio of twist in first case, यानी कि थीटा s by थीटा फॉलो निकालना है हमें। अगेन टी एल बाई जी जे ऑफ सॉलिड अपॉन टी एल बाई जी जे ऑफ हॉलो इज इक्वल टू, मटेरियल सेम है क्या, हॉलो शाफ्ट सॉलिड इतना, अनदर हॉलो शाफ्ट सेम, कहीं मटेरियल सेम नहीं लिखा है, बट सेम मटेरियल एज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जी के टर्म्स में हमारे पास कुछ है नहीं, टी एल जे के रेशियो में हमें पता निकल जाएगा, जे तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू टी, लेंथ क्या है, एल है, और जे कितना है इसका, π/32 डी का पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका टी टी ही रहेगा, l/2 कर लो, यहाँ पे कर लो π/32 इंटू डी आउटर का पावर 4, डी आउटर का पावर 4 यानी कि 16 डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4, राइट, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 32, टी एल में कैंसिलिंग कर दूं, या फिर अभी एक बार लिख लेता हूँ मैं, 32 TL बाई पाई डी टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस 32 विल कम डाउन, 32 TL बाई 2 दैट इज 16 TL। जरा कैलकुलेशन फिर से मैं बोलूंगा, प्लीज खुद से करो, प्लीज खुद से करो, 15 पाई डी टू द पावर 4, राइट, so this is coming out to be 16 2 ja pi d to the power 4 pi d to the power 4 TL cancel out, and this is coming out to be 15 into 2 into 15, that is equal to 30। जब भी आपका कुछ ऐसा नेचुरल नंबर के केस में का आंसर आ जाए ना, तो खुश हो जाना, क्योंकि अक्सर वो सही ही होता है, अक्सर वो सही होता है 30, और एग्जैक्ट वही होगा रेंज में, एग्जैक्ट वही होगा रेंज में। देखो क्या किया हमने, दोनों के थीटा एस और थीटा को रेशियो लिया, और सारे डेटा को मैंने एज इट इज पुट किया, बस डेटा को पुट किया और बहुत ध्यान से किया। देखो ये 32 यहाँ π/32 का 32 ऊपर चला गया, ये 2 से ये 32 कैंसिल आउट होकर 16 बचेगा, वो 16 ऊपर चला जाएगा, वो 16 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 16 आ जाएगा,
16TL/2 ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में राइट 16TL और 16d⁴ माइनस d⁴ दैट इज इक्वल टू 15 तो 15 ऊपर चला गया 15 पाई d⁴ बाकी देखो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको रेशियो बोलेगा ना तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए बाकी सारा यूनिट जैसे डी टीएल ये सारी चीजें कैंसिल आउट होते हुए आपको दिखने लगेंगी अपने आप दिखने लगेगी। यहाँ पे मैं जरा थोड़ा सा मैंने लिखने में गलती की है इसको कैपिटल डी कर लो कैपिटल d⁴ यहाँ भी जरा कैपिटल डी कर लो लेट्स कैंसिल आउट बाय दिस ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी रहने देंगे और क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेके आया था मैं चलो एक दो और कर लेते हैं। द टॉर्सनल स्टिफनेस ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अगेन मैंने टॉर्सनल स्टिफनेस क्या बोला था टॉर्सनल स्टिफनेस इसको मैं केटी से दिखाता हूँ यूजुअली तो आपको किसी और से दिखाना दिखाओ कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होता है। टॉर्सनल स्टिफनेस इज इक्वल टू टी बाई थीटा और इसी को मैं लिखता हूँ जी जे बाई एल राइट। तो पहले क्या था कुछ अभी कुछ था और पहले अभी इंक्रीज कर दिया गया राइट। सो इनिशियली इट वाज केटी और 20% इंक्रीज किया गया यानी कि 1.2 केटी कर दिया गया ठीक है। अभी देखो द एंगल ऑफ ट्विस्ट कीपिंग द ट्विस्टिंग मोमेंट सेम अनचेंज्ड विल बी मतलब टी सेम है मेरा तो थीटा में क्या चेंज आएगा थीटा इज इक्वल टू टी बाई के टी लिख सकता हूँ मैं राइट टी बाई के टी तो थीटा 1 इज इक्वल टू टी अपॉन के टी थीटा टू इज इक्वल टू टी बाई 1.2 के टी राइट। और परसेंटेज में पूछ रहा है चेंज इन परसेंटेज पूछ रहा है तो जरा मैं डेल्टा इन थीटा चेंज इन थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 मैंने थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्यों किया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि थीटा घट रहा है अब पहले अपॉन में केटी था अभी अपॉन में 1.2 केटी है तो ऑब्वियसली थीटा घट रहा है एंड दैट इज इक्वल टू टी बाई केटी माइनस टी बाई 1.2 केटी एंड दैट इज इक्वल टू टी बाई केटी 1.2 minus 1 by 1.2 and that is equal to 0.2 by 1.2 2 by 2 12 that is 1 by 6 1 by 6 is 1 by 6 is equal to 0.167 t by kt. So percentage change equal to theta 1 minus theta 2 upon original was theta 1 and that is equal to 0.167 multiplied by 100 भी करो यार multiplied by 100 and that is equal to 0.167 into t by kt अपॉन थीटा 1 इज टी बाई के टी कैंसिल आउट। देखो मैंने बोला ना जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको सब कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिखना चाहिए एंड दैट इज 16.7% एंड दिस इज व्हाट डिक्रीज बाय 16.7%। क्लियर जरा ऑप्शन देखें हाँ डिक्रीज बाय 16.7 यस डी इज द राइट आंसर ठीक है डी इज द राइट आंसर। क्लियर है चलो एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद फिर रैप अप करेंगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे जो हम लोग साथ में कर रहे हैं इसके बाद 10 और क्वेश्चन होंगे वो आप खुद से करोगे। चलो अ कंपाउंड शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड स्टील शाफ्ट सराउंडेड बाय अ हॉलो कॉपर शाफ्ट। देखो कंपाउंड शाफ्ट का क्वेश्चन है ये मतलब पैरेलल का केस है मतलब आपको तुरंत क्लिक कर जाना है दोनों का थीटा बराबर करना होगा हमको ठीक है। चलो इस स्टील शाफ्ट इज सराउंडेड बाय अ हॉलो कॉपर शाफ्ट हॉलो है हॉलो क्या है कॉपर है और सॉलिड क्या है स्टील है राइट। चलो क्लोजली हाँ शाफ्ट क्लोज्ड एट एंड्स बाय रिजिड प्लेट्स ओके जी स्टील इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी कॉपर क्या दिया हुआ है जी ऑफ स्टील इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ कॉपर ये डेटा हमें दिया हुआ है ओके एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन बोथ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट हैव टू बी सेम दैट मींस टाउ मैक्स इन स्टील इज इक्वल टू टाउ मैक्स इन कॉपर राइट ओके ये तो एक कंडीशन उसने दिया एक कंडीशन मुझे पता है दैट इज थीटा ऑफ स्टील इज इक्वल टू थीटा ऑफ कॉपर ये हमारा क्या है दिस इज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ ये हमारा कहाँ ये क्या है हमारा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। देखो कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं देखो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम क्या लिखते हैं मतलब क्या कि आप जो कुछ एक ऐसा इक्वेशन जो गिवन कंडीशन के साथ वैलिड होगा ही होगा के साथ कंपैटिबल होगा ही होगा के साथ होगा ही होगा। सपोज मैं मार्केट जाता हूँ 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए तो ऑब्वियसली दो चीजें हो सकती है या तो मैं बेवकूफ हूं या फिर मैं 100 रुपए लेके जाऊंगा
अगर मुझे 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए मार्केट जाना है, तो मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, मतलब मैं बेवकूफ हूँ। ठीक है, या फिर अगर मैं 100 रुपए लेके जा रहा हूँ, हाँ, तो दैट इज माई कंपेटेबिलिटी, राइट। अगर मुझे 100 रुपए का सामान खरीदना है तो मुझे 100 रुपए लेके जाना होगा, दैट इज कंपेटेबिलिटी, राइट। तो इसी तरह अगर इन दोनों शाफ्ट को अगर हम रिजिड प्लेट से मूव कर दिए, रिजिड प्लेट से लगा दिए, तो दो ही चीज हो सकता है। अगर मैंने मान लो ये एक शाफ्ट है और ये एक शाफ्ट है, और इन दोनों को मैंने रिजिड प्लेट से मतलब बिल्कुल पैक कर दिया, ऐसा जैम पैक। ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि ये घूम जाए और ये ना घूमे, ये ऐसा ही रह जाए, ये ऐसा घूम जाए, तो फिर रिजिड प्लेट का से लगाने का मतलब क्या हुआ? रिजिड प्लेट से लगाने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो अगर आप रिजिड प्लेट से दोनों शाफ्ट को, अगर हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट को अंदर अंदर डाल के, अगर हम देखो इससे क्या, ये पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है थोड़ा आपको सेविंग इन वेट मिल जाता है, और थोड़ा आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, थोड़ा आपका सेविंग इन वेट मिल जाता है, तो थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप जब ऐसा कुछ सिस्टम तैयार किए हो, तो आपका ऑब्वियसली दोनों, और देखो अगर ऐसा होता है कि हमने कोई एक सिस्टम तैयार किया जहां एक हॉलो शाफ्ट के अंदर एक सॉलिड शाफ्ट को पैक किया है, और हॉलो शाफ्ट कुछ अलग एंगल पे घूम रहा है, सॉलिड शाफ्ट कुछ अलग एंगल पे घूम रहा है, दोनों के बीच में मतलब स्लिपिंग हो रहा है, तो हमारा जो पर्पस था, मान लो ये शाफ्ट को मैंने यूज कर लिया क्रैंकशाफ्ट के लिए, मान लो आपके गाड़ी गाड़ी के क्रैंकशाफ्ट की तरह यूज कर लिया, और फिर आपका एक स्लिपिंग हो रहा है आपके क्रैंकशाफ्ट में ही, तो आप ऑब्वियसली आपका एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगा, राइट। आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको नहीं मिल पाएगा, राइट। तो उनको साथ में ही मूव करना होगा, तो वहीं से कंपैटिबिलिटी इक्वेशन डिराइव होता है, राइट। अगर मैंने दोनों को बिल्कुल फिक्स कर दिया है, जो दो एक ही शाफ्ट है और मैंने इसको बिल्कुल ऐसा फिक्स कर दिया है, तो अब ये मैं इसमें बीच में कितना भी टॉर्सन लगाऊं, ये टूट जाएगा मगर ये घूमेगा नहीं। पर्पस यही होता है, रिजिड प्लेट्स का मतलब यही होता है, आइडियल मतलब यही है। ठीक है, चलो, तो जरा दोनों कंडीशन के साथ हम दो इक्वेशन डिराइव करके जरा कुछ सोचेंगे। तो सबसे पहले टाउ मैक्स को इक्वेट करते हैं हम। और पूछा क्या है पहले वो तो देख ले हम। वो तो देख ले, रेशियो ऑफ आउटर डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट टू डायमीटर ऑफ सोलो शाफ्ट, मतलब डी आउटर ऑफ हॉलो शाफ्ट या फिर डी आउटर ऑफ सी यू बाई hollow is copper and D of steel, right? ये हमसे पूछा हुआ है, this is what we have to find। चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको जरा। थीटा बराबर है थीटा ऑफ स्टील इज इक्वल टू थीटा ऑफ कॉपर, थीटा इज इक्वल टू टी एल बाई जी जे ऑफ स्टील इज इक्वल टू टी एल बाई जी जे ऑफ कॉपर। कॉपर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, एल तो सेम ही रहेगा, सेम लेंथ है। ठीक है, टी बाई जे ऑफ स्टील इज इक्वल टू जी ऑफ स्टील बाई जी ऑफ कॉपर into T by J of copper, right? T by J of copper, right? And G steel by G copper क्या है? 2 है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T by J of steel is equal to 2 times of T by J of copper। चलो एक रिलेशन तो मुझे आ गया है T by J में। अभी दूसरा रिलेशन के लिए टाउ को इक्वेट करें अगर हम, दूसरे रिलेशन टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2, या फिर टाउ ऑफ स्टील इज इक्वल टू टाउ ऑफ कॉपर। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं टाउ इज टी इंटू स्टील इज सॉलिड तो डी 16 टी बाई पाई डी क्यूब लिख सकता हूँ, या फिर मैं 16 d/2 इंटू जे ऑफ स्टील लिख लूँ, टी ऑफ स्टील इंटू डी आउटर बाई 2 इंटू डी ऑफ स्टील इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू टी ऑफ कॉपर बाई जे ऑफ कॉपर इंटू, यहाँ भी क्या होगा, डी बाई आउटर बाई 2, क्योंकि मैक्सिमम रेडियस लेते हैं, एंड मैक्सिमम रेडियस है, और यहाँ पे तो डी ही है, तो मैं इसको डी ही लिख लेता हूँ, डी ऑफ स्टील डी आउटर ऑफ कॉपर। ठीक है, जरा मैं और साफ से लिख लूँ इसको, डी आउटर ऑफ कॉपर डी आउटर ऑफ कॉपर डी आउटर ऑफ कॉपर। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ से टी स्टील बाई जे स्टील इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी जे, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टी स्टील बाई 2, या फिर डी स्टील इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी ऑफ कॉपर डी आउटर ऑफ कॉपर। कैसे? देखो टी स्टील जे कॉपर ये दोनों कैंसिल आउट होकर यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 2 बनेगा, नहीं इधर 2 बनेगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ टी स्टील,
2 times of d steel is equal to d outer of copper diameter of steel is equal to 2 times of diameter of steel is equal to diameter of outer diameter of copper और ये होना भी चाहिए क्योंकि अगर ये सॉलिड शाफ्ट है तो सॉलिड शाफ्ट अगर हॉलो शाफ्ट के अंदर जा रहा है, मान लो ये आपका हॉलो शाफ्ट है, ये हाथ मेरा हॉलो शाफ्ट है और इसके अंदर अगर मेरा ये शाफ्ट जा रहा है तो ऑब्वियसली आप देखोगे तो आउटर डायमीटर ऑफ कॉपर वो इसके इससे ज्यादा होगा तभी तो जाएगा। मान लो इसका डायमीटर कम होता और इसका डायमीटर स्टील शाफ्ट का डायमीटर ज्यादा होता तो ये अंदर जा ही नहीं पाता। तो ये रिलेशन मेरा सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। और मुझसे पूछा क्या गया है, किस ऑर्डर में पूछा गया है, डी आउटर ऑफ कॉपर बाई डी स्टील, राइट। डी आउटर ऑफ कॉपर, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी आउटर ऑफ कॉपर बाई डी ऑफ स्टील इज इक्वल टू 2/1। So the required ratio is 2:1. So 2:1, 2:1. Yes, D is the right answer. Clear है? क्लियर है? 10 क्वेश्चन बताओ कितने देर का लेक्चर हुआ पता नहीं, यहीं तक रहने दे क्या? बस 1 घंटे का तो लेक्चर हो गया है, यहीं तक रखते हैं अभी। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे। मैं अगेन एक पेज ऐड करूंगा और यहाँ लिखूंगा मैं ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चंस on your own. Feel free to reach out to me in case of any doubts. ठीक है, टेलीग्राम क्या है, @रंजन शिवम। ठीक है, यहाँ आप मुझे मैसेज करोगे और फिर मैं आपको आपके जो भी डाउट होंगे वो बता दूंगा। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, करके देखना। कहीं भी कुछ भी दिक्कत आए मुझे मैसेज करना। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ ना आए तो मुझे मैसेज करना है। देखो, क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है, वो तरीका आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे मैसेज करते हो और मुझे सीधे बोलते हो इसका सॉल्यूशन बता दो, ये कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन पूछने का। मैं यहाँ खाली नहीं बैठा हूँ कि आपके लिए मैं सॉल्यूशन बता दूं। आप मुझे बताओगे तो कि मैंने सर ये चीजें ट्राई की, या भाई मैंने ये चीजें ट्राई की, मैं ऐसे सोच रहा था मगर ये नहीं आ रहा है, मैं यहाँ अटक रहा हूँ। ये चीजें मैं बहुत लोगों को देखता हूँ। कोई एक क्वेश्चन, कल किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने बता दिया, चलो ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट भी बता दो। अरे सेकंड पार्ट भी बता दो, पहले आप तो खुद से कोशिश करो। चलो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया, मतलब थोड़ी हेल्प हो गई है। सेकंड पार्ट के लिए आप थोड़ा ट्राई तो करो और फिर मुझे बताओ कि सेकंड पार्ट में मैंने ये चीजें किया, अटक रहा हूँ यहाँ। ये सब चीजें नहीं, सीधे बता दो। अरे बता दो, मैं बता दूंगा, मगर उससे आपका फायदा थोड़ी कुछ होगा। वो तो मेरी प्रैक्टिस होगा, मेरी प्रैक्टिस करवानी है क्या? मुझे दोबारा गेट थोड़ी देना है, आपको देना है ना। तो ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन पूछा करो तो प्लीज मुझे बता दिया करो कि मैंने ये चीजें की, सो दैट मैं भी समझूंगा ना कि आपका अप्रोच कहाँ गलत हो रहा है। वरना मैं सीधे बोल दूंगा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे कर लो, फिर पता नहीं तुम्हें समझ आया नहीं समझ में आया। तो मुझे बस बता दिया करो कि ये चीजें किया, यहाँ के आगे में मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे एक बार बता दोगे तो समझ आ जाएगा मुझे, और फिर मैं आपकी ज्यादा बेटर मदद कर पाऊंगा। ठीक है, मीनवाइल प्लीज लाइक एंड शेयर आवर चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ये चीजें एज यूजुअल, यू नो द ड्रिल। गेट इंजन चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो प्लीज। देखो, मुझे लाइक नहीं भी करो ना तो भी चलेगा, बट कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। these comments are very important for me, so please comment किया करो, अपने डाउट्स ही कमेंट कर लिया करो, अपने कुछ भी जो चीज नहीं समझ में आया तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लीज ये करो। ठीक है, आगे के शेड्यूल में आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, 3 चैप्टर हो गए हैं और कुछ चैप्टर्स हैं जो फटाफट से निपटा के हम लोग एसओएम को टाटा बाय बाय करेंगे। और वेरी सुन फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स 15 जून के बाद ही शुरू होगा, 15 जून के बाद शुरू होगा। ये एसओएम का लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली मैं 7-8 तारीख तक खत्म कर दूंगा, 7-8 तारीख तक खत्म कर दूंगा। भले मुझे एक दिन में 2 लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़े तो, मगर मैं मुझसे उससे पहले खत्म कर दूंगा। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।